अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग होप या ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंट तेलंगाना के जो इलेक्शंस हुए इसमें सडनली बीजेपी लास्ट इलेक्शन से कंपेयर करें तो 4 से लेके अब 40+ सीट्स ला चुकी है, सेकंड हाईएस्ट टीआरएस के बाद। कुछ लोगों में फिक्र है, कुछ लोगों में खुशी है कि हाउ कम ये सडन बीजेपी का इतना पावर आ गया, जबकि टीआरएस और एमआईएम बहुत स्ट्रांग थे। यहाँ पर कई सारे रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि टीआरएस जो पावरफुल होने के बाद कांग्रेस और टीडीपी को पूरी तरह जीरो कर दिए अपने पावर से। वही रीजन रहा कि बीजेपी को आज मौका मिल गया स्ट्रांग ऑपोजिशन बनने का। तो देखते हैं इसमें गलती किसकी है। क्या एमआईएम की गलती है, क्या टीआरएस की गलती है, क्या कांग्रेस की गलती है, या वाकई बीजेपी उतनी पावरफुल है। और ये पावर पोजीशंस जो आए बीजेपी को, ये कौन से एरिया से आए और क्यों वहां से आए, देखते हैं आगे डिटेल में वीडियो में। तेलंगाना में टीआरएस बहुत स्ट्रांग अपने आप का पोजीशन स्टार्टिंग से रखा हुआ था, पर इस बार इलेक्शंस में जो रिजल्ट्स आए वो बहुत बड़ा धक्का दिया टीआरएस को और कई सारे हैदराबाद के लोगों को भी। रिसेंट दुब्बक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन था वहां पर एक शॉक पड़ा था, क्योंकि टीआरएस हारकर वहां पर बीजेपी जीत गई थी, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। 2016 में टीआरएस के सीट्स थे 99 और 2020 में टीआरएस के सीट्स आए सिर्फ 44 सीट्स ये लोग अपने हार चुके हैं बीजेपी के वर्सेस। और बीजेपी जो था 2016 में सिर्फ 4 सीट उनको आए थे और अब 2020 के इलेक्शन में 48 सीट्स उन्होंने ग्रैब किया, 44 सीट्स ज्यादा उन्होंने एक्वायर किया। तो देखते हैं पहले कि बाकी के ऑपोजिशन जैसे कि कांग्रेस और टीडीपी है। टीडीपी तो अपना खाता खोल भी नहीं सका 0 सीट्स के साथ, और कांग्रेस के हार्डली कुछ सीट्स आए। तो रीजन क्या था यहाँ पर कि बीजेपी इतनी पावरफुल हुई सडनली। war.in पर डिटेल में दिया गया कि कैसा केसीआर एक सुपर पावर बनने की वजह से ऑपोजिशन को भी मौका मिल गया सीट्स एक्वायर करने का, जो फिलहाल है बीजेपी। जब 2014 में केसीआर ने चीफ मिनिस्टर का पोजीशन लिया टीआरएस का मेजोरिटी में जीतकर, उन्होंने सबसे पहला अपना मोटिव ये रखा, जितने भी ऑपोजिशन थे उस वक्त पावरफुल वो थे कांग्रेस और टीडीपी, इनको पूरी तरह कॉर्नर कर देना। और उनके फर्स्ट टर्म में जब टीआरएस को कुछ नंबर्स कम आ रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, तो केसीआर ने तकरीबन 17 काउंसिल मेंबर्स टीडीपी के और कांग्रेस के अपने पार्टी में ज्वाइन करने के लिए उनको ऑफर दिया। और कई सारे टीडीपी और कांग्रेस के जो एमएलएस भी थे पावरफुल, वो भी टीआरएस में ज्वाइन कर लिए थे, क्योंकि उनको ऑफर्स अच्छे मिल रहे थे उस वक्त। उसके बाद स्टेट इलेक्शंस आए थे 2018 में, और उसमें भी केसीआर ने अपने तेलंगाना के फॉर्मेशन के बारे में बात किया और कैसा इसमें बाहर वाले लोग, जो यहाँ पर कहा जा रहा है टीडीपी वालों को जो है आंध्रा के साइड के, और कांग्रेस के जो है सेंटर के अलग अलग स्टेट्स के, इनको बाहर वाला बताकर तेलंगाना के सेंटिमेंट्स को उभारा। और इस बात को लेके केसीआर ने कांग्रेस और टीडीपी को पूरी तरह दबा दिया था। 2014 के बाद जब 2018 में इलेक्शंस हुए थे, बीजेपी की टाली सिर्फ 1 सीट थी। तो उस वक्त टीआरएस के जो चीफ है केसीआर, उनको ये अंदाजा लगा कि अब बीजेपी का तो पूरी तरह सफाया हो गया और अब मैं फोकस करता हूं कांग्रेस और टीडीपी की तरफ, इनको खत्म करने के लिए। लेकिन देखते देखते लोकसभा के जो इलेक्शंस थे उसमें केसीआर की जो खुद की बेटी है वो खुद निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गई थी बीजेपी के खिलाफ, और यहां से टीआरएस को एक झटका पड़ा था। केसीआर को यह अंदाजा लगा था कि बीजेपी वापस फॉर्म में आ रही। तो 2016 में ऐसा क्या हुआ था और 2020 में क्या हुआ था, ये दो में फर्क एक बताता हूं आपको। 2016 में 4 मेजर प्लेयर्स थे उस वक्त इलेक्शंस में, वो था टीआरएस, टीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी। और उस वक्त बीजेपी और टीडीपी अलायंस में आए थे और वो लोग लड़ रहे थे पोजीशन के लिए। बीजेपी को आए थे 10% वोट्स और टीडीपी को आए थे 13% वोट और कांग्रेस को आए थे 10% वोट्स। तो तीनों पार्टीज जो टीआरएस के खिलाफ उस वक्त लड़ रहे थे, इन तीन का अगर आप टोटल देखें तो 34% वोट्स उस वक्त आए थे टीआरएस के खिलाफ। ये तीन का अगर आप मिलाए तो 2020 में अगर आप देखेंगे कांग्रेस और टीडीपी का तो पूरी तरह सफा हो गया था अब तक। तो ये जो वोट परसेंटेज था उस वक्त टीडीपी और कांग्रेस का, ये पूरा ऐड हो गया बीजेपी की तरफ। टीआरएस और एमआईएम का जो अलायंस है, जो दोस्ती है दोनों की, यहाँ पर देखा गया तो ना तो कांग्रेस बचा, ना तो टीडीपी बचा, ना तो कोई ऐसी पार्टी थी जिसको ऑल्टरनेट वोट लोग दे सकते थे अगर उनको टीआरएस को नहीं देना था। तो नेचुरली लोग वापस बीजेपी की तरफ वोट डालने लग गए इस बार। और साथ ही साथ वार में ये भी दिया गया कि केसीआर का जो फंक्शनिंग का जो स्टाइल है
इससे भी लोग बहुत सारे नाराज़ हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि वो सिर्फ फार्म हाउस पे बैठकर तेलंगाना को चला रहे हैं, ऑफिस में तो दिखते ही नहीं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि उनसे मिलने के लिए उनके खुद के जो पार्टी के लीडर्स है उनको कई दिन ठहरना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए। पता नहीं इस चीज़ में सच्चाई कितनी है, और बीजेपी कंटिन्यूसली कहती है कि ये बात में पूरी तरह से सच्चाई है। तो इसमें क्या एमआईएम की गलती है कि बीजेपी सडनली पावर में आ गई? देखा गया तो जितने भी सीट्स पे एमआईएम ने कॉन्टेस्ट किया था, पिछली बार जो उन्होंने सीट जीता था उसी को ये वापस रिटेन किए, तो वो अपनी जगह 100% कायम रहे अपने पावर को रिटेन करने में। लेकिन जितने सीट्स जो बीजेपी को ये देखा गया तो सब टीआरएस से ये लोग वापस ले लिए इस बार। तो देखते हैं एरिया वाइज ब्रेकडाउन करके कि कौन से सीट्स बीजेपी की तरफ आए और क्यों ये एरियाज माने रखते हैं आगे फ्यूचर में। पॉइंट पर दिया गया कि एलबी नगर का जो जोन है हैदराबाद में, ये मैसिव एरिया विक्ट्री का रहा बीजेपी के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सीट्स यहाँ से स्वीप किया, मतलब ये जीते यहाँ से। और ये एलबी नगर जोन कौन सा है? ये वही एरिया है जहां पर मोहन भगवत जो आरएसएस का जो लीडर है वो आया था, और आरएसएस का बहुत बड़ा फ्लैग मार्च हुआ था 2019 में। 24 दिसंबर 2019 में आरएसएस कैडर्स ने एक हैदराबाद के एलबी नगर के इलाके में मार्च किया था, और ये वायरल बहुत हुआ था क्लिप। उस वक्त भी टीआरएस खामोश बैठी हुई थी, सिर्फ देख रही थी, और पुलिस परमिशन के साथ इनको दिया गया था मार्च करने के लिए। ये मार्च कौन से एरियाज में होता आरएसएस का? साउथ ईस्टर्न हैदराबाद के एरियाज जैसे कि मंसूराबाद, वनस्थलीपुरम, हस्तिनापुरम, और यहाँ से ये गए सरूर नगर इंडोर स्टेडियम जहां पर मोहन भगवत स्पीच दिए थे। इस जोन के नियरली 2/3 का जो हिस्सा है ये बीजेपी जीती सो है। बीजेपी ने कई सारे अपने सीनियर लीडर्स को इस बार कैंपेन में बुलाया था, जिसमें थे अमित शाह और जैसा मैंने नाम लिया था सबके, और ये सब आकर अपने स्पीचेस दिए थे। एलबी नगर का जोन और सिकंदराबाद का जो है, यहीं से बीजेपी को मेजॉरिटी सीट्स आए सो है। तो बीजेपी को फायदा किन फैक्टर से हुआ? 3 पॉइंट आउट किए गए हैं, और पहला है आरएसएस का प्रेजेंस। जब मोहन भगवत की रैली हुई थी 2019 में अपना पावर शो करने के लिए आरएसएस का, तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे इनके मार्च पर निकले थे, और बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए थे। और एलबी नगर और सरूर नगर जो एरियाज है, यहाँ पर इनके जो शाखा है, मतलब कि जो मार्च में जो हिस्सेदार थे आरएसएस के अंडर जो ट्रेनिंग ले रहे, इनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है इन एरियाज में। दूसरा फैक्टर क्या है? जो रिसेंटली बारिश की वजह से जो फ्लड्स आ गए थे हैदराबाद में, बहुत परेशान हुए हैदराबाद के लोग, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया लोगों को। तो मोस्टली जो लोअर क्लास के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके घर तो पूरी तरह डूब गए थे इसमें। कुछ एरियाज उनमें से है जैसे कि वनस्थलीपुरम, ये तो कई हफ्ते इनके घर डूबे हुए थे, और वहाँ के लोग गुस्से में आकर टीआरएस के जब खिलाफ हो गए तो उनको एक ही ऑल्टरनेटिव था बीजेपी। और तीसरा क्या था फैक्टर? ऑपोजिशन में वैक्यूम, मतलब कि कोई ऑपोजिशन ही नहीं रहना टीआरएस के खिलाफ। एलबी नगर और ईस्टर्न हैदराबाद जो है वो कभी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स टीआरएस के थे भी नहीं। ये एरिया डोमिनेटेड था टीडीपी और कांग्रेस से, लेकिन इन दो के पीछे इतना केसीआर बुरी तरह पड़ गया था कि इनको पूरी तरह जीरो कर दिया। तो नेचुरली पब्लिक को एक ही ऑपोजिशन दिखा इस वक्त, और वो है बीजेपी। ये चीज़ को देखकर कई सारे जो कांग्रेस के बड़े पावरफुल एमएलएस थे वो शिफ्ट हो गए थे टीआरएस में। तो लोग जो है टीआरएस के खिलाफ थे, तो उनको एमएलए से उस वक्त माने नहीं था, तो वो यही देख रहे थे कि ऑपोजिशन में कौन है टीआरएस के, और यहाँ पर बीजेपी अपना पावर बता रही थी। तो आगे क्या हो सकता है? बीजेपी में ऑलरेडी खुशियाँ स्टार्ट हो गई, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि वो इतने सारे सीट्स जीएचएमसी के इलेक्शन में लाएंगे। और आपको जैसे पता है लोकल बॉडी ये जो इलेक्शंस होते हैं, ये एक तरह से एक ट्रायल रहता आपका, जो मेन इलेक्शंस आएंगे सामने उसमें जीतने के लिए। तो देखा गया तो अब ऐसा हो सकता कि शायद टीआरएस को अगर होशियारी से खेलना है आगे जाके अपना पावर मेंटेन करने के लिए, तो वो कांग्रेस को कुछ हद तक छूट देगी कुछ एरियाज में, या हो सकता है कि एक अलायंस अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगा कांग्रेस का और टीआरएस का, ताकि बीजेपी को वो आने वाले इलेक्शंस में दबा कर रखे। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती कि लोगों के दिमाग में जो बैठ गया है, कई सारे जो बीजेपी की तरफ से जो भाषण हो रहे हैं कि एमआईएम और टीआरएस एक ही है, तो कुछ लोग जिनको एमआईएम से नफरत है वो भी टीआरएस को उसी पैटर्न में देखेंगे, और हो सकता है कि वो ऑपोजिशन में जो फिलहाल सिर्फ बीजेपी है ठहरी हुई उसको वोट देंगे। तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ दिन में टीआरएस एमआईएम से उतना स्ट्रॉन्ग अपना फ्रेंडशिप है बोलकर नहीं बताएंगे, या हो सकता है कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे इससे। तो ये चीज़ों को अब टीआरएस देखना चाहिए कि इनको सॉल्व कैसे करे, क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि आप अगर छोटे मोटे अपने ऑपोजिशंस को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, तो एक जो ऑपोजिशन है जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो आपका मेन ऑपोजिशन बन जाएगा,
और वो पावरफुल हो सकता अगर लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो चांसेस ये है कि आगे जाकर कांग्रेस के साथ शायद हाथ मिलाकर रखेंगे टीआरएस। ओपनली नहीं, हो सकता है कि पीछे पर्दे के पीछे हाथ मिलाकर ये लोग काम आगे बढ़ाएंगे। कई लोग बोलेंगे कि एमआईएम की इसमें गलती है क्योंकि एमआईएम के भाषण की वजह से, दूसरे स्टेट्स में जाने की वजह से यहाँ पर लोग पोलराइज हो गए और वो वोट देने लगे बीजेपी को। लेकिन अब देखेंगे कि क्लियरली स्टार्ट्स के हिसाब से देखा जा सकता है लास्ट टाइम जितने सीट थे उतने ही इस बार भी सीट्स वो अपना मेंटेन करे। तो यहाँ पर अब टीआरएस बहुत स्मार्टली खेलना चाहिए, क्योंकि देखा गया तो किसी को कंप्लीट मेजॉरिटी तो नहीं आई, लेकिन लीड में टीआरएस है और आगे जाके इलेक्शंस में चांसेस यही है कि किसी एक को कंप्लीट मेजॉरिटी तो नहीं आएगी, पर बीजेपी एक बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन बनकर रहेगी। तो देखते हैं आगे आगे होता क्या है। और एक एडवाइस यही है, जो लोग हैं हैदराबाद के, इकट्ठा होना चाहिए, हिपोक्रेसी कम कर देना, अपने ही पार्टी के खिलाफ बात करना, अपने ही पार्टी को गिराना, ये ख़त्म करके एक होना चाहिए और होशियारी से, अपने अक्लमंदी से आने वाले इलेक्शंस में एक होकर वाइजली अपने उलमा स्कॉलर्स को सुनना चाहिए और अपने अक्लमंदी से वोट डालना चाहिए। पर इसमें एक वार्निंग ये भी है कि पार्टीज जो इस बार इलेक्ट हुए वो भी अपना डेवलपमेंट का काम जारी रखना चाहिए, क्योंकि लोग इस चीज़ से भी बेजार है कि हैदराबाद के रोड ख़राब हो जा रहे, हैदराबाद के नाले ख़राब हो जा रहे, फ्लड से घर बह जा रहे। तो इस चीज़ को भी नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि लोग कभी भी कहीं भी पलट सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ब्रेकडाउन कि कैसा संडी बीजेपी इतना स्ट्रॉन्ग आ गई इस इलेक्शंस में और कैसा इतने सारे सीट जीते। और आप अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए नीचे कि कैसा बीजेपी यहाँ पर आई और आगे जाके क्या हो सकता है इलेक्शंस में। क्या टीआरएस हटेगी और बीजेपी टॉप पर आएगी या कुछ और भी हो सकता है? अपना ओपिनियन आप नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। एंड आई विल बी बैक सून अगेन। जब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।